हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने दिनेश किलोई की हाथ जोड़कर राम राम। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपने मिलवाऊंगा एक हरियाणवी रागनी लेखक से और जानेंगे उनके जीवन के सफ़र के बारे में। तो आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं श्री लेखराज जी चौहान जी से। राम राम जी। राम 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 जी। राम राम सभी को। हरियाणा 1008 चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से राम राम और दिनेश किलोई की तरफ से भी राम राम। लेखराज जी, आज आपके जीवन के बारे में आपसे पूछेंगे। आपने अपने जीवन में किस तरह की लेखनी की है और क्या कुछ लिखा है, वो सब आज हमारे दर्शकों के सामने लेकर आएंगे। तो सारी बातें शुरू करने से पहले मैं एक बार चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं हरियाणा 1008 चैनल के, आप अपना परिचय एक बार उन दर्शकों को दें, अपना पूरा नाम, अपने पिताजी का नाम और आज आप क्या करते हैं। आप एक बार अपने शब्दों में अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम लेखराज चौहान है। मैं गोहाना के पास बड़ी ग्राम है, उसमें पैदा हुआ था 1955 में। मेरे पिताजी का नाम श्री मांगेराम चौहान है और मैंने 33 साल बैंक में नौकरी की है। प्रोबेशनरी अफसर के पद में भर्ती हुआ था और चीफ मैनेजर के पद से 2015 फरवरी में रिटायर हुआ हूँ। और अब फ़िलहाल मैं रोहतक के सेक्टर 1 में 1259 सेक्टर 1 में रहता हूँ और बिल्कुल खुशहाल जीवन है। कोई चिंता नहीं है। अब मैं लेखन पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। वैसे तो मेरे को बचपन से ही गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उसी परिपाटी को चलते हुए आगे आगे जब भी मौका मिला मैंने गाया भी। लेकिन ये वो ज़माना था जब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, न कंपटीशन थे। और नौकरी करने के बाद मैं बाहर चला गया दूसरे प्रदेशों में और मेरे को ये मौका मिला नहीं। लेकिन कविताई का शौक़ मेरा काफ़ी ये मन में हो चुका था और उसको मैं अभी भी जारी कर रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया कि बड़ी गांव में श्री मांगेराम जी चौहान जी के घर पे आपका जन्म हुआ और आपने बैंक में सर्विस की है और आज एक बड़ा पूरा परिवार है। बड़ी खुशी से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रोहतक के सेक्टर 1 में बिल्कुल वीआईपी इलाका है यहाँ का, रोहतक का। और तो अब बात करेंगे कि आप का बचपन कैसा बीता, बचपन की जो यादें होती हैं, ताकि जो ये इसलिए मैंने ये सवाल किया है कि जो आपके वो लंगोटिया यार जो बोलते हैं उस टाइम के, वो भी अगर आज इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ जिक्र बचपन की यादों को याद करते हुए। बचपन मेरा बहुत गरीबी में बीता, लेकिन परमात्मा की दया से मैं सुपर इंटेलिजेंट था। पढ़ाई में हमेशा प्रथम आता था वार्षिक परीक्षा में और इसलिए मेरे को हमारे अध्यापकों का संरक्षण भी मिला। और अगर पढ़ाई में होशियार नहीं होता तो शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो बचपन के किसी यार दोस्त का जो बिल्कुल जो घनिष्ठ मित्र होते हैं उनको याद करना चाहेंगे, किसी का नाम आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरा एक लंगोटिया यार है, हमारे गांव का ही धर्मपाल है, पंडित धर्मपाल। हम साथ पढ़ते थे। वो मेरा प्रतिस्पर्धी भी था कि कभी वो आगे कभी मैं आगे। और अब वो गांव में अपना काम चलाता है। बस उसको मैं कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि जब भी मैं गांव में जाता हूं, जाने का मौका मिलता है तो और किसी से ना मिलूं, लेकिन उससे मैं ज़रूर मिल के आता हूं। धर्मपाल गौड़ है, वो मेरी से उम्र में बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन हमारा सहपाठी था जी। तो प्रारंभिक शिक्षा गांव से शुरू करने के बाद आपने अपनी शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की और आगे जैसे गांव से निकल के आपने कहाँ पे एडमिशन लिया, कॉलेज स्कूल वगैरह, वो चीज़ें आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। हमारे गांव में प्राथमिक पाठशाला थी, तो 5वीं पास करने के बाद हमारे एक गांव था रबड़ा,
उसमें हमारे गांव के बच्चे जाते थे, लेकिन वहाँ का स्तर कुछ डाउन हो गया था। तो हमारे पड़ोस में कटवाड़ गांव है, तो वहाँ हमने दाखला लिया, 6ठी क्लास में लिया। 6ठी 7वीं 8वीं की मैंने वहाँ तीनों साल परीक्षा में फर्स्ट रहा मैं। और उसके बाद हमें हरियाणा पब्लिक हाई स्कूल गोहाना के जो श्री चंद्रभान रोहिला हेडमास्टर होते थे, वो हमें ले गए। उनका एक अच्छा काम था कि आसपास के 30-40 किलोमीटर के दायरे में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लड़के होते थे ना 8वीं में, उनकी वो निःशुल्क हॉस्टल, निःशुल्क पुस्तकें सब कुछ देते थे। तो हमें भी ले गए। वो मेरे पिताजी के जान पहचान के भी थे, क्योंकि मेरे पिताजी उस स्कूल के गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी थे। और मैं वहाँ चला गया। 9वीं 10वीं मैंने वहाँ की। 10वीं मैंने 1971 में की। मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी। उस टाइम फर्स्ट डिवीज़न बहुत मुश्किल काम होती थी 1971 में। उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ किसी कारणवश छोड़ के वापस गोहाना में आया मैं। गोहाना का हरियाणा वार हीरोज मेमोरियल कॉलेज था, उसमें मैंने 1975 से ग्रेजुएशन की। और 1976 में ही मैं कंपटीशन टेस्ट पास करके और नौकरी लग गया। उसके बाद मैंने अपने जीवन में 19 टेस्ट में पास किए मैं, और 8-9 में मेरा सिलेक्शन हुआ। एक टाइम तो ये था कि मेरी जेब में 4-4 5-5 ऑफ़र रहते थे नौकरी के, क्योंकि जहाँ भी जाता मैं वहीं सेलेक्ट हो जाता था। आखिर में मैं यूडीसी रहा। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री दिल्ली में असिस्टेंट रहा। उसके बाद मैं कस्टम इंस्पेक्टर चला गया, अटारी बॉर्डर पे था, वहाँ कुछ गड़बड़ हुई। उसके बाद मैं घर आ गया। तो उसके बाद मैंने पीओ की तैयारी की। तो पीओ में मेरा सिलेक्शन 1981 में हुआ। 1982 में मैंने ज्वाइन किया। पहली मेरी पोस्टिंग बॉम्बे थी, बॉम्बे से फिर लखनऊ गया, फिर भोपाल गया, भोपाल के बाद फिर मैं रोहतक आया। तो अंत में 2015 फरवरी में मैं चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुआ। मेरे बहुत से साथी जनरल मैनेजर बने, लेकिन मैं कुछ और ही मिट्टी का बना हुआ था। न मैंने कभी गलत काम किया, न किसी गलत बात मानी। प्रमोशन मिलो चाहे नहीं मिलो, अपना काम ढंग से करना है। और जिसका काम ठीक था उसका कभी इनकार नहीं किया, जिसका गलत काम था उसका कभी किया नहीं, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी। इस मामले में झांसी में मेरे साथ एक ऐसा काम हुआ कि मेरे को वहाँ से मतलब ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र लेना पड़ा। चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ 5 साल रहा। 2015 में मैं चीफ मैनेजर के पद से रिटायर होके और अपने घर आ गया। मैं चीफ मैनेजर, मुख्य प्रबंधक कहते हैं इनको, कि उसमें बस मेरे को जीवन में 2-3 प्रमोशन ही मिली, क्योंकि मेरा जो कार्य करने का तरीका ही अलग था। तो सर, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए, इतनी बिजी लाइफ होते हुए, और फिर एकदम से हटके ये काम है लेखनी का, क्योंकि ये कहते हैं कि इस तरह के काम तो बिल्कुल जो फ्री आदमी होते हैं उन्हीं को इन चीज़ों के ज़्यादा शौक़ लगते हैं, जैसा कि हमारे समाज में सुनने में आता है। लेकिन आपने इतनी बिजी लाइफ होते हुए और एक जो आपकी सर्विस है वो भी एक अलग तरह की रही है, जैसे बैंक की नौकरी बड़ी बिजी नौकरी होती है, और मतलब मानसिक जो स्ट्रेस है वो एक अलग ही होता है उसमें। लेकिन फिर भी ये सब साथ साथ होते हुए आप लेखनी की तरफ आपका रुझान कैसे और कब हुआ, वो चीज़ें हमें शुरू से हमारे दर्शकों को बताते हुए चलें कि कब आपको लेखनी का शौक़ लगा और कैसे कैसे आपने लिखना शुरू किया और कहाँ तक आप पहुँचे, उस बारे में हमें बताएं। एक वाक़या है 1967 का, जब मैं कटवाड़ में 7वीं क्लास में पढ़ता था, तो महाशय दाचंद जी वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे। तो मेरे को शुरू में प्रार्थना स्कूल में और गाने तो मैं करता ही था। तो वहाँ पूछा, भाई कोई लड़के हैं जो गाने में रुचि रखते हों? तो प्रिंसिपल उसने हेडमास्टर जी ने मेरा नाम दे दिया। तो उन्होंने मेरे को कहा, भाई कुछ सुनाओगे? मैं हाँ जी सुना दूँगा। भाई क्या सुनाओगे? तो मैंने उन्हीं की लिखित रागनी थी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, वो सुनाई कि भाई रणभूमि के मैदान में वीरां का काम नहीं रही। तो महाशय दाचंद जी ने मेरी कमर थपथपाई और ये कहा, बेटा भाई तू एक दिन बहुत बड़ा
गायक या कवि तो बनेगा ही, कवि तो है ही तेरे में, क्योंकि उन्होंने मेरे में क्या देखा है तो वही जाने। तो उसके बाद बस फिर 71 में कॉलेज में था मैं, तो कुछ हादसे मैंने देखे और उन हादसों पे मैंने कलम उठानी पड़ी कि एक तो दोस्ती का था, आजकल की दोस्ती कैसे है कि उसमें सब कुछ पोल पट्टी खोल दी थी और उस पर कुछ झगड़ा भी हुआ था कि भाई ये बातें मत लिखो। भ्रष्टाचार पे लिखी थी, शादी दहेज पे लिखी थी, भाई लड़का चाहे भंगा काना हो लेकिन टिक्के पे 1000 रुपये मिलते हैं तो वो हो जाता है। तो कहने लगे भाई ऐसी ऐसी बातें मत लिखो। भाई मैं देखो कलम तो उठाऊंगा। फैशन पे लिखी, फिर जर्जर ज़मीन के ऊपर जो झगड़े होते थे कोर्टों में, उन पे मैंने जो कुछ भी देखा उसके ऊपर मैंने कलम उठाई है। तो एक इस पर रही बात भाई बिजी शेड्यूल होने के कारण, तो ये था कि भाई कविताई का शौक पुराना, साधन मन बहलावन का, अब बैंक के अंदर करूँ नौकरी, टाइम मिलना गावन का, पर लेख राज का बाकी से चाव भजन बढ़ावन का, करूँ श्री हरदेवा का मान में, मकड़ोली गुरुद्वारा, इस भारत देश मान में क्यों बिगड़ा भाईचारा। तो एक और बात थी कि जब लोगों को पता चला कि वे ये लेखक भी हैं, तो मेरे पास कई गायक आए, उन्होंने कहा मेरे ऊपर दबाव डाला, सिफारिश लगवाई, टाइम नहीं निकलता था, लेकिन फिर भी मैंने दबाव में आके या कुछ भी करके अपनी कला को निखारने के लिए तो मैंने कुछ रागनी मैंने 1995 में बाली शर्मा धारेडू के लिए 1995 में बाढ़ की तबाही लिखी। तो उसमें 10-12 रागनी थी, उन्होंने 8 कैसेट में गाई थी, वो कैसेट बहुत ज़्यादा चला। फिर 1996 में हरियाणा में बंसीलाल जी बन के आए, तो उन्होंने कहा भाई शराबबंदी करूँगा मैं, तो शराबबंदी हुई। उसके ऊपर फिर मैंने काफ़ी रागनी लिखी, तो उसमें से भी 8 रागनी बाली शर्मा ने गाई थी मैंने कैसेट में। वो दोनों कैसेट बहुत ही ज़्यादा चले थे। उसके बाद मैं रोहतक आ गया 99 में। मेरे सतगुरु हरदेवा सिंह के लड़के हरविंदर ने मेरे को कहा कि भाई साहब जी आप कारगिल युद्ध पे लिखो। मैंने कहा टाइम तो मिलता नहीं, बिजी शेड्यूल है कि नहीं, निकालो टाइम। तो मैंने टाइम निकाल के तो उस पर 8-10 रागनी लिखी। उन्होंने फिर वो कारगिल युद्ध के नाम से कैसेट गाया था गणेश कंपनी में, दुर्भाग्यवश वो कंपनी बंद हो गई। तो उन्होंने 5 रागनी तो मेरी गाई थी, 2 अपने पिताजी की और 1 अपनी गाई थी। वो कैसेट भी बहुत चला। उसमें एक रागनी की लाइन थी कि भाई धोखे तन करी लड़ाई के सोची पाकिस्तान तने, भारत के धरती के नक्शे तक खोदे हिंद के वीर जवान तने। ये कैसेट, ये रागनी जिधर भी मैं जाता था, बस में कहीं गली मोहल्ले में कहीं भी जाता था तो ये रागनी सुनने को मिलती थी, तो मेरे को बड़ी खुशी होती थी। तो सर जैसा कि आपने जिक्र किया श्री हरदेवा सिंह जी का, एक बार उनके बारे में प्रॉपर हमारे दर्शकों को बताएं कि हरदेवा सिंह जी कौन थे, कहाँ से थे और क्या करते थे, वो गायक थे या लेखक थे, उनका परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दें। मैं 91 में निजामपुर प्रबंधक मैनेजर था बैंक में। तो मैंने कैसेट सुना एक, उसमें करण सिंह मकड़ोली जो उनके चेले थे, उन्होंने सत्यवान सावित्री का किस्सा गाया था। उसमें उन्होंने उनका नाम लिया भाई हरदेवा सिंह। मैंने कहा हरदेवा सिंह तो इधर गोड बखेत किसके थे, हाँ इधर थे। तो उसके बाद मैंने पूछा भाई ये तो मकड़ोली नाम आया ना, मकड़ोली का नाम लिया। तो तब मैंने सोचा, फिर मैं भिवानी चला गया, तो वहाँ एक राजेंद्र खरकिया की एक कैसेट थी, राजीव गांधी की श्रद्धांजलि, वो अरविंदर सिंह मकड़ोलिया ने गाई थी और वो बनाई थी श्री हरदेवा सिंह ने, और उसकी कॉपी करके उसने गाई थी। तो उसमें नाम सुना। पहले क्या होता था, जब मैं रागनी गाता था कहीं भी, तो वो कहते थे आपको गुरु तो मनाते नहीं किसी को, आपका गुरु कौन है। मैंने कहा मेरे को तो अभी तक गुरु मिलने की वो ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि गुरु मेरे से बड़ा हो, ज्ञानी हो,
मेरे को ऐसा कोई आदमी टकराया नहीं, क्योंकि जिसकी भी कविता ही पढ़ी उसी में कुछ न कुछ कमी मिली, तो मैंने गुरु नहीं मनाया। वो कहने लगे जी गुरु तो किसी को भी मान लो, गुरु तो भारी होता है, वो वही भारी हो जाएगा, किसी को भी मान लो। जैसे एकलव्य ने माना था वो भारी हो गया था, तो आप किसी को भी गुरु मान लो, वही आपका वो भारी हो जाएगा। तो मैंने मन ही मन उन्हीं दिन श्री हरदेवा सिंह को अपना गुरु मान लिया, लेकिन मिला नहीं मैं कभी। उसके बाद मैं रोहतक मकान बना रहा था, भिवानी मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं आया एक दिन और उनसे मिलने के लिए गया। वो रेलवे में जमादार थे, जो गैंगमैन होते हैं उनके जमादार थे, उनकी देख रेख में काम करते थे। तो मैं वहाँ मकरौली गया, वो मिले नहीं। छोटे लड़के उनके थे, सुनील थे, उनको लेके बसंतपुर गया मैं, वहाँ मिले। तो वहाँ मैंने अपना परिचय दिया। तो मैंने कहा जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मेरे को आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने मेरा परिचय जान करके वो हिचकिचाए, वो कहने लगा भाई चौहान साहब मैं इस मामले में सोचूंगा। मैंने ये सोचना कुछ नहीं है, मैंने सोच लिया है, मैंने आपको गुरु धारण कर लिया है, अब चाहे मेरे को आशीर्वाद दो चाहे ना दो। तो उन्होंने फिर मेरे को आशीर्वाद दे दिया। आपकी उम्र उस टाइम पे कितनी थी? मेरी उम्र ये 92 की बात है। उस टाइम मैं 37 साल का था। सर्विस करते थे आप? बैंक में था, मैं भिवानी मैनेजर था। तो और आपने लिखना उस टाइम पे किस तरह का लिखना आपने शुरू किया था या उस नहीं किया था तब तक? नहीं, उस टाइम तक लिखना तो चालू था, लेकिन मैं सिर्फ सिफारिश पे लिखता था, क्योंकि मेरे को समय मिलता नहीं था। मैं स्टेज गायक था नहीं, सिर्फ नौकरी में जितना टाइम मिलता था, अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता था तो मैं लिख देता था। उसमें कई रागनी तो मैंने अपनी छाप भी नहीं लगाई उसमें, क्योंकि कुछ उस टाइम मौका ऐसा था कि सभी श्रृंगार रस की रागनी चाहते थे और अश्लीलता वाली चाहते थे। तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी कुछ रागनियाँ मैंने लिखी जिनमें मैंने अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि मेरी छवि खराब होने का डर था। मैं उस टाइम सिफारिश पे ही लिखता था, या कभी किसी की रिटायरमेंट या रिलीविंग की पार्टी हुई तो उस टाइम तुरंत लिख के सुना देता था, बस ये था। तो जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले महाशय बाली शर्मा जी ने आपकी रागनियाँ गाई मैना कैसेट में, तो उस टाइम की उस कैसेट की कोई एक हिट रागनी जो आपको याद हो कि उस टाइम पे जो उसमें कैसेट में जितनी भी रागनियाँ थी उनमें से कोई एक या दो रागनियाँ चुनिंदा होती हैं, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, और उस कैसेट का जो नाम जो टाइटल आया था वो भी हमें बताएं। उसमें ऐसा था जी, जो प्रकृति के ऊपर लिखा था कि भाई कुदरत का हो खेल निराला, समझना आसान नहीं, आदि युग से रहा हारता, जीत सका इंसान नहीं। ये मौसम के ऊपर लिखा था, प्रकृति क्या क्या कर देती है कि मॉनसून गया भूल रही ना हरियाणा की ख्यास कती, जून जुलाई सूखे का डेक फटका कोना पास कती, सितंबर में बारिश आई छोड़ दी थी आस कती, और बारिश मूसलाधार हुई फिर बाढ़ न कर दिया नाश कती, और डंगर ढोर सामान डूब गया हानि का नुकसान नहीं, और आदि योग से रहा हारता, जीत सका इंसान नहीं। एक ये रागनी थी, बहुत 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 ज़्यादा चली। और इसका टाइटल क्या था उस टाइम पे? कैसे था? बाढ़ की तबाही। बाढ़ की तबाही थी, 95 में आई थी ये, और ये सितंबर अक्टूबर में ही मैंने लिख दी थी, जब उस टाइम पानी भरा ही हुआ था। मैं उसके हालात देख के उसमें कुछ ये हुआ कि मेरे को भौगोलिक ज्ञान नहीं था भिवानी का, तो जैसे जैसे जिसने बताया ये गांव डूब गया, ये गांव डूब गया, तो तुकबंदी करते हुए कई दूर दूर के गांव भी शामिल किए गए। उसमें क्रमबद्ध श्रृंखला नहीं रही गाँव की, एक गांव 10 किलोमीटर है, एक गांव 20 किलोमीटर है, ऐसा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि मेरे को वहाँ का भौगोलिक ज्ञान नहीं था। तो इस कैसेट के साथ आपने मार्केट में कदम रख दिया, जैसे कि आपकी फर्स्ट कैसेट है, पहली कैसेट ही आई होगी? पहली कैसेट मेरी लिखी हुई पहली कैसेट बाली शर्मा ने गाई थी। उसके बाद फिर 1996 में हरियाणा में शराबबंदी
वो लागू हुई थी, तो उस पे भी मैंने काफ़ी रागनी लिखी थी। वो भी बाली शर्मा ने गाई थी। हरियाणा में शराबबंदी जी ये भी बाली शर्मा ने गाई थी। ये कैसेट भी खूब चली थी। जी। पहली दोनों कैसेट आपकी माँ से बाली शर्मा जी ने गाई। उसके बाद जैसे कि कोई मुख्य कलाकार जब किसी कवि की लेखनी गाता है तो और कलाकारों की भी नज़र उस पर जाती है, अगर लेखनी अच्छी है तो उसके बाद जब ये दोनों कैसेट बड़ी हिट हुई उस टाइम पे, तो कलाकार तो और भी थे उस टाइम पे बहुत सारे। तो और किसी कलाकार ने बाली शर्मा जी के बाद किस कलाकार ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की? किस कलाकार की ये फरमाइश आई कि मेरे लिए भी कुछ लिखो? किसके लिए आपने लिखा और किसने गाया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि बाली शर्मा ने या उनकी प्रतिद्वंदित आपस में वो थी या कैसे थे, भाई इसकी रागनी बाली शर्मा गाता है तो मैं क्यों गाऊं। वैसे तो कईयों ने संपर्क किया, लेकिन आपकी रागनी कौन गाता है जी? बाली शर्मा। भाई ऐसे करके ना फिर मेरे को भी ज़्यादा शौक नहीं था, क्योंकि मेरे पास टाइम था ही नहीं। बस मैं तो अपनी मर्जी से अपना लिखता रहता था। हाँ, उससे पहले अरविंदर कुमार मकड़ोलिया ने मेरी महात्मा बुद्ध के किस्से से आकाशवाणी पे 2 रागनी गाई थी, 3 रागनी गाई थी। उनमें से रागनियों की सिफारिश हुई, लोगों ने की भाई ये रागनी सुनाई जाए, तो पता चला कि वो लाइव करवा दी गई उसकी, और लाइव करवा दी गई उसका तो वही जाने क्यों, लेकिन वो रागनी अब वहाँ आकाशवाणी पे भी शायद नहीं मिलेगी। सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि जैसे किसी कलाकार को पता चलता था तो आपसे संपर्क साधते थे, पूछते थे कि भाई आपकी रागनियाँ कौन गाता है, कि बाली शर्मा गाता है। आप बता रहे हो कि भाई उसमें ना नुकर कर देते थे कि नहीं बाली शर्मा जी गा रहे हैं, हम नहीं गाएंगे। तो मेरे दिमाग में यहाँ पे एक सवाल आया है, जैसे कि हमारे सूर्य कवि हुए हैं, दादा लक्ष्मीचंद जी हैं, मांगेराम जी हैं, चौधरी मेहर सिंह जी हैं, माँ से दयाचंद जी हैं, और भी बहुत सारे कवि हैं जिनकी रागनियाँ हर कलाकार गाता है, अपनी मर्जी से गाते हैं, कोई किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सब अपनी मर्जी से गाते हैं। फिर जैसे कि आप हो, और आप जैसे और भी बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं जो जिनके ना तो कभी कोई किताब छपी है और ना लोगों के सामने उनका नाम आया है। बहुत मतलब कई बार ऐसे कहीं बैठते हैं तो सुनने को मिलते हैं कि भाई उस गांव में है एक ऐसा कवि है, दबे पड़े हैं बहुत सारे हैं। तो आप जैसे कवि हैं, मैं यही कहूँगा यहाँ पे, सॉरी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा पहले ही। तो उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है कि कलाकार ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई इसकी तो रागनी वो गा रहा है तो मैं नहीं गाऊंगा? अगर वो ऐसी बात है तो फिर वो पुराने कवियों की रागनियाँ सब क्यों गाते हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो इस बात को तो वही जाने। मेरा काम था लेखन करना। मैंने तो मेन बात ये भी थी कि उन्होंने जो रागनी लिखवाने की कोशिश की वो ज़्यादा मेरे मन में नहीं भाई, इसलिए मैंने उनको इनकार, स्पष्ट रूप से इनकार तो नहीं किया, भाई मैंने ये कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये रागनी नहीं लिख सकता, बस यही था जी। तो शुरू में आपने फुटकर रागनियाँ बनाई? नहीं, ऐसा था, मैं कॉलेज में पढ़ता था 71-2 में, तो मैंने उस टाइम में महात्मा बुद्ध का सॉन्ग लिखा था और लोग बाग सुन के हैरान हो गए कि 17-18 साल का लड़का और ये लगता है। तो गांव में कोई भी सांगी आता था, भजनी आता था, तो गांव के आदमी ज़बरदस्ती मेरे को कहते थे भाई हम तो लेखराज की तो 1-2 रागनी सुनेंगे ही सुनेंगे। तो ये देख के हैरान होते कि भाई छोटा सा लड़का है और ये अभी से कविता कर रहा है। तो ये बात है। तो आपने अपने जीवन में किस्से भी बनाए? हाँ जी, मैंने हरफुल जाट जुलानी का किस्सा लिखा था, उसी टाइम लिखा था, लेकिन वो उम्र कच्ची थी, उसमें कुछ गलतियाँ थी, तो उनको जब बाद में परखा गया तो कुछ गलतियाँ मिली, तो अब दोबारा से मैंने हरफुल जाट जुलानी का किस्सा भी दोबारा लिख दिया और महात्मा बुद्ध का किस्सा भी अभी मैं कर रहा हूँ। उसमें कुछ गलतियाँ हैं उस टाइम की, बहुत पुराना लिखा हुआ है, लगभग 50 साल पहले लिखा था, और हरफुल जाट जुलानी का भी बहुत पुराना किस्सा है।
तो अब मैंने दोबारा से लिखना शुरू किया है। 2017 के बाद मैंने दोबारा लिखा है। तो इसमें मैंने फुटकर रागनियों के अलावा जी राम वनवास लिखा है, जी और फुलझाड़ जुलानी का पूरा किस्सा लिखा है, और सरोवर नीर का लिखा है, रूप बसंत है, राजा हरिश्चंद्र है, भीष्म प्रतिज्ञा है, शहीद भगत सिंह का किस्सा लिखा है, सत्यवान सावित्री का भी लिखा है, नल दमयंती का लिखा है, दूसरा भाग भी लिख दिया मैंने, तैयार है। और बाढ़ की तबाही 95 में लिखी थी, हरियाणा में शराबबंदी 96 में लिखी थी, कारगिल युद्ध 99 में लिखा था। और अभी अभी मैंने 1-2 महीने में पूर्णमल का किस्सा लिख दिया। दो भाग हैं उसमें, लगभग 55-56 रागनियाँ हैं। और नल दमयंती का दूसरा भाग भी लिख दिया है। और पिंगला भर्तरी का किस्सा अभी अभी लिखा है मैंने। तो अगर वो जो रागनी पढ़ेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई इनमें एक और यह है कि गाने वाला ये नहीं समझ पाता कि मैं इनमें रागनी कौन सी गाऊं। भाई कौन सी गाऊं तो फिर किस्सा गा लो भाई। किस्से में सारी रागनी हर एक तरह की अलग अलग तरह से हैं, अलग अलग वो बनावट हैं, वो गा लो। तो ये हालत है। ये तो बात है बिल्कुल। मैं भी अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अभी जब मैं सुबह सुबह लेखराज जी के पास आया तो इनकी लिखी हुई जो किताब है एक बार मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। ये वो किताब है जिसका नाम है गागर में सागर। इसमें 285 रागनी जी। और गागर में सागर का आप मतलब सभी दर्शक समझ भी गए होंगे। मैं लेखराज जी से भी कहूँगा एक बार ये नाम क्यों चुना आपने, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें एक्चुअली किताब का नाम में ये था कि भाई छोटी सी जो गागर है ना उसमें पानी कितना आता है, लेकिन मैंने उसमें समुंदर को डालने की कोशिश की है कि भाई सारा ज्ञान इसमें जैसे किस्से में है। फुटकर रागनियों में तो ज्ञान होता ही होता है, उपदेश होते हैं या चेतावनी होती है या कुछ होता है, लेकिन किस्सों में मैंने पात्र के मुंह से ऐसी ऐसी बातें कहलाई हैं कि जो पूरी ज्ञान की भरी हुई हैं। मरना जीना, भाई एक अकेला आया है तो अकेला ही जाना है। तो एक मैंने पूर्णमल के किस्से में है कि भाई मौत से क्या कर जो माता जो इस जग में आया है सब ने ही मरना सरी। तो ये है भाई ये फिर मौत के डरना सरी, ये रागनी है। और ऐसी तकरीबन सरोवर नीर के किस्से में, राजा हरिश्चंद्र के किस्से में भी, नल दमयंती के किस्से में भी पात्र के मुंह से मैंने ऐसे कहलवाया कि वो अगर उसमें नाम न आए तो उपदेश बन जाएगा या चेतावनी बन जाएगी। वही बात मैं दर्शकों को बता रहा था कि जब मैंने किताब को पढ़ा, इसमें थोड़ी नज़र मारी है, बाकी मैं किताब लेके जाऊंगा गुरुजियों से और घर जाके भी इसमें देखेंगे। बहुत कुछ है इसमें, मसाला बहुत कुछ मैंने देख लिया अभी बैठ के। तो ये तो वो बात है कि जैसे कि किसी ईख में जब बढ़ जाए, अगर अपने हरियाणा में कहावत है भाई ईख में बढ़ गए लेकिन गंडा ना पावे, वो काम इस किताब में हमारे लेखराज जी ने वही उसी तरह का काम इसमें करने का जो प्रयास जो कर रखा है वो भरपूर कर रखा है। ऐसी रागनियां हैं कि एक बार जिस किस्से को पढ़ने लग जाते हैं तो मतलब मन ये नहीं कहता कि छोड़ दो बाद में पढ़ेंगे, नहीं, यही है कि भाई कोई काम भी हो उसको भी निकाल के आप पढ़ने की कोशिश करता है आदमी। मुझे ये लग रहा है ये किताब पढ़ने के बाद। और सर जैसे कि ये बाली शर्मा जी के जो बारे में आपने बताया है, उन्होंने आपकी 2 कैसेट गाई हैं और उस टाइम के जो कलाकारों का जो एक नेचर होता था, जो रवैया होता था, वो भी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया है। तो अब जैसे कि वो समय वो पीछे जा चुका है, वो काफ़ी पुरानी बातें हैं। शायद मेरे ख्याल में उस समय के कुछ कलाकार भी आज हमारे बीच में ना हों और अब समय बदल गया, नए कलाकार आ गए। जैसे कि आज जो हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे हम उम्र हैं, जैसे कि मैंने भी 2006 में शुरुआत की थी रागनी गाने की। तो जो समय बदलने के बाद जो दूसरा जो बैच कलाकारों का जो आया,
नई पीढ़ी एक आई, उस नई पीढ़ी में कोई ऐसा कलाकार है जिन्होंने आपकी रागनियाँ एक बार फिर से आपकी रागनियों के ऊपर उसकी नज़र गई हो और उन्होंने कुछ मार्केट में कुछ गाने की कोशिश की हो? किन किन कलाकारों ने ऐसा किया या नहीं किया, ये बात एक बार हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ऐसा है, मैंने काफ़ी कलाकारों से संपर्क किया, अपनी किताबें भी दी, मैं फेसबुक पे भी रागनी डालता रहता हूँ, लाइक्स बहुत आते हैं, पसंद भी बहुत आते हैं, वह गजब का रखा है, गजब की रचना है, गजब की रचना है, लेकिन गाते नहीं उनको। अब ये तो गायक ही जाने, लेकिन एक अमित मलिक जी हैं, पुगथड़ा के हैं वो, उनसे मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने वो मेरे घर आए, 4-5 घंटे रुके, उन्होंने कविता पढ़ी तो उन्होंने कहा जी ये तो आपने तो कलम तोड़ रखी है। मैंने भाई इस कलम को दोबारा से फिर पकड़ा दो मेरे को, मैं फिर लिख दूंगा, ऐसी कलम टूट गई तो। उन्होंने एक रागनी गाई थी गौशाला सुसाना में कि हरफुल जाट किससे खिली थी, बोला जी अंकल जी एक रागनी लिख दो हरफुल इस पे गऊ पे, गौ माता पे गौशाला में जाना है। मैंने कहा यार हरफुल जाट दुलानी के किस्से की लास्ट रागनी है, वो पढ़ के देख ले। वो उन्हें पढ़ी तो उसने गाई, हरियाणा 1 अक्टूबर को गाई थी, 21 को उसके लफ्ज़ थे कि भाई हरफुल गौ माता पुकार रही है हरफुल को, भाई मेरी दुर्दशा हो रही है, इतनी बुरा हाल हो रहा है कि भाई हरफुल जाट दुलानी के लू तू ले ले जन्म दोबारा, ले ले जन्म दोबारा है, और गौ माता संकट में फंस रही आ जाता ना पुकार है। तो वो रागनी इतनी जोर उसने प्रस्तुतिकरण ऐसा कर दिया कि लोगों के आंखों में आंसू आ गए उस टाइम, और इनाम की तो बौछार होगी। उसके बाद वही रागनी दोबारा 14 तारीख को मदीना में कैसे उसने गाई थी, तो उसमें भी उसने कमाल किया था। अब वो गानी तो और भी थी लेकिन समय ख़त्म हो गया। अब वो प्लानिंग कर रहा है भीषम प्रतिज्ञा जो मेरी लिखी हुई है, उसकी रिहर्सल उसकी जारी है, और वो अभी निकट भविष्य में वो गाएगा। और एक हरफुल जाट दुलानी का किस्सा है जो 4-5 महीने से मास्टर रामफल कंसाड़ा जो महाशय दासचंद जी के चेले हैं उनसे संपर्क हुआ, तो वो तो मेरे फैन बन गए। ले जी मैं तो आपकी ही रागनी गाऊंगा, भाई गुरु जी के तो गाऊंगा ही गाऊंगा, आपकी रागनी गाऊंगा, मैं गा लो भाई। तो उन्होंने मेरा हरफुल जाट दुलानी का किस्सा तैयार कर रखा है। वो अभी कभी भी 10-15 दिन में या जब भी, बस ऐसा हो रहा है कि जब भी मौका मिलता है, कभी किसी का गला खराब हो जाता है, कभी कोरोना लग जाता है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी ये किसी घर मौत हो जाती है, तो सारा खेल बिगड़ जाता है। तो अभी 2 किस्से तो ये हैं, और अभी नरेंद्र दांगी है, महाशय नरेंद्र दांगी, सुरेश निगराना, सुरेश गिगनाऊ और गगन हरियाणवी, सुरेंद्र गिगनाऊ, जितेंद्र पढ़ाना और गगन हरियाणवी, इन्होंने मेरी कविताई एक किताब ली है, और वो ये कहते हैं जी ये तो बहुत ही बेहतरीन किताब है और हम आपकी रागनी गाएंगे। मैं सभी को ये कहता हूँ कि भाई देखो, गाओ पुरानी रागनी गाओ, लेकिन उनकी सीत बन गई भाई, उसमें पानी डालते रहो, और लोग बाग भी परेशान हो गए, अरे यार वही रागनी, कोई नहीं सुनाओ। अब नहीं सुनाओ तो नई पे दिक्कत क्या आती है कि नई बात की सबसे पहले तो याद करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर जो बीच में बोलते हैं, साजंदे बोलते हैं, टेकिए बोलते हैं, वो भी कहीं का कहीं ले जाते हैं, वो फिर वो बात गड़बड़, इसलिए वो डर रहे हैं। और एक बस कई गायक तो इसलिए डर रहे हैं कि भाई ये जो मैं अपने मुंह से क्यों बड़ाई करूं, कि वो कहते हैं भाई ये कविताएं तो बहुत ठाडी कविताएं है, इनको गाने के लिए ना हमें घी खाना पड़ेगा, भाई घी खाओगे तो गला खराब हो जाएगा। तो अब देखो जैसे जिसके मन में आएगी वो गाएगा, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है भाई, अपने ओपन में लाइव रागनी कोई गाए, लेकिन अगर कहीं रिकॉर्डिंग करवाते हैं तो मेरे से ज़रूर पूछ लें। तो भाई मैं भी अपने कलाकार साथियों से निवेदन करूंगा, जिन जिन मेरे भाइयों के लेखराज जी ने नाम लिए हैं, सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें। अच्छे कवि बहुत हैं, बहुत सारे हैं, लेखराज जी ने बड़ी बेहतरीन
कविताएं की हैं, आप सभी कवियों को एक बराबर लेवल पर रखकर आप काम किया करो, ये आपसे निवेदन है। देखिए अपने जैसे आप बता रहे थे कि पहले जो बातें जो होती थी कलाकारों की, देखो मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सभी हमारे गुरु तुल्य हैं। किसी के बारे में कुछ भी मतलब बगैर किसी बात को प्रूफ वो बात बोलनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बात कहता हुआ चलूँगा कि जैसा कि आप बता रहे हो कि भाई ये कहा करते कि इसकी रागनी तो ये तो वो कलाकार गा रहा है तो हम नहीं गाएंगे। और आज भी कुछ कलाकार मेरे जो साथी हैं उनके मन में भी ऐसी बातें होती हैं कि कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो मैं तो वो गाऊं जो कोई भी नहीं गाए। लेकिन ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि कलाकार को इस तरह की जो भावना से सोच से दूर रहना चाहिए। वो गाना चाहिए जो सब गावें, जो सब गा सकें, जिसने सब गावें। ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो वो गाऊं जिसने कोई भी नहीं गावे। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। कलाकार की वही सोच हो कि भाई सारे भाई मिलजुल कर कवियों को एक ऊपर देखो, कवि है तो गायक है, अगर बनाने वाले नहीं है तो गाने वाले का काम ही क्या रह जाएगा। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि कवियों का सम्मान करें। और लेखराज जी की जो ये पुस्तक है एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, गागर में सागर। जिस जिस कलाकार साथी के पास पहुँची है वो इसको बस ऐसे साइड में ना रखें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। एक बार इस पे ध्यान दें। इसमें जो भी अगर आपको किसी बात में कोई त्रुटि लगती है तो हमारे लेखराज जी से आप संपर्क दोबारा से करें। रोहतक के सेक्टर 1 में एक बार फिर से चाहूँगा, एक बार फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस एक बार साझा करें। मेरा मकान नंबर है जी 1259 सेक्टर 1 और मेरा टेलीफोन नंबर है 94 66 28 0029। ये मेरा नंबर है। अगर जी, तो भाई ये यहाँ का इन्होंने एड्रेस भी बता दिया है, अपना फ़ोन नंबर भी बताया है। तो आपसे प्रार्थना है कि आपको कोई भी इस किताब में त्रुटि लगे, कोई ये चीज़ लगे कि भई ये तो गलत लिख रखी है, देखो इंसान से गलतियां हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि मैंने पहली बार, अभी किताब मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने, अगर जिस भी मेरे कलाकार साथी ने किताब पढ़ी है, इसमें कोई गलती आपको नज़र आती है तो आप संपर्क करें, उनको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। और आगे भविष्य में भी अगर आपने कोई नई कविता कोई बनवानी है, किसी मुद्दे पे आपने कोई रागनी बनवानी है, तो बिल्कुल निःशुल्क, ये मैंने इनसे ये बात मैंने अभी की नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि किसी इंसान के पास जब बैठते हैं तो उसके नेचर का पता लग जाता है। तो निःशुल्क बिल्कुल आप लोगों की सेवा में हमेशा तैयार मिलेंगे। तो अब कुछ बातें और जो हमारे जो मन में जो बाकी हैं वो भी हम श्री लेखराज जी से करेंगे। तो सर, जैसा कि इन कलाकारों ने, जैसे भाई अमित मलिक जी ने भी आपकी रागनी गाई हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, हमारे साथी कलाकार हैं, बड़ा जोशीला गाते हैं, और भाई को शुभकामनाएं मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। और जैसे कि और भी जो हमारे कलाकार साथियों ने भी आपकी पुस्तक ली हैं, वो भी कोशिश करेंगे आपकी कविताएं गाने की। तो अब आगे कोई भविष्य में कोई किसी किस्से की रचना का अगर आपका विचार है, या आगे आप किस तरह का और इसमें अपनी लेखनी में कोई और सुधार करने की आप सोच रहे हो, या भविष्य में कुछ और लिखने की सोच रहे हो, वो भी हमें एक बार शेयर करें हमारे साथ। सुधार की तो बात यह है कि जब आदमी के दिमाग में जो आता है वो उस टाइम लिख देता है, लेकिन गलती का पता बहुत कई बार बाद में, कई बार लगता भी नहीं, कई बार लग जाता है, तो उसको मैं सुधार लेता हूँ, अपने सिस्टम में सुधार लेता हूँ। किताब में भी एक दो हैं गलती, क्योंकि वो मेरे लेवल पे गलती हैं, आम कवि के और आम गायक को पता नहीं चलेगा उन बातों का, लेकिन मेरे को वो गलती लगती है। जैसे मैं एहसान और नुकसान दोनों शब्द में नहीं लिखता, न्यारी प्यारी के साथ सारी नहीं लिखता, या तो न्यारी प्यारी क्यारी ये आएगा, और न ही मैं करगी मरगी धरगी के साथ गिरगी लिखता, न मैं करे मरे सरे के साथ फिरे लिखता, क्योंकि मैं लिखता हूँ प्योर पिंगल। मेरे को पिंगल का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे को शब्द ज्ञान है और व्याकरण का मालूम है, क्योंकि मैं स्नातक तक पढ़ाई की है मैंने, और दुनिया देखी है घूम के, सारा लगभग भारत घूम चुका हूँ मैं।
और सभी कठिनाइयों के सामना कर चुका हूँ। मैं उन्हीं को सामने रख के रचना करता हूँ। और आगे की बात यह है कि अभी तो मैंने पूर्णमल का और पिंगला भर्तरी का, नल दमयंती का द्वारा जो इस किताब में नहीं है वो लिखे हैं। महात्मा बुद्ध का किस्सा भी मैंने किताब में इसलिए नहीं डाला इसमें कि उसमें कुछ त्रुटियां थी, वो मैं सुधार करके लिखूँगा। और आगे जो किसी भाई कलाकार की, मैं आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, किसी से भी लिखने का, क्योंकि बाली शर्मा को निःशुल्क लिखा, उसने मेरा मान करवाना चाहा लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कैसेट वालों से मैंने, भाई मेरे पास न तो समय है और ना मेरे को ज़्यादा पब्लिसिटी चाहिए, तेरा काम चल गया तो अपना काम चला। मैं आज तक मैंने किसी से भी, अब ये जो किताबें हैं मैंने कवियों के लिए और गायकों के लिए ये फ्री कर रखी हैं। मेरे पास किताब जब तक हैं, ये मैं जो भी मांगेगा मेरे से, लेकिन उसका यूज होना चाहिए। क्योंकि किताब यहाँ मैंने किसी को दे दी, उन्हें उठा के अपने रख दी, पता ही नहीं चला उसका। भाई जिसको भी चाहिए किताब, मेरा मकान नंबर है, मेरा टेलीफोन नंबर है, और मेरा फेसबुक पे पेज भी है, कवि लेखराज चौहान नादान, उस पर भी मैं रागनी डालता रहता हूँ। एक मेरी अपील ये भी है कि भाई देखो, आइडिया तो कहीं से मिलते हैं, लेकिन छाप नहीं काटनी किसी की। कोशिश ये करो भाई अपनी बात बनाओ, क्योंकि मैंने भी पंडित लक्ष्मीचंद, मांगेराम, बाजा भगत, इनकी जो लिए हैं मैंने, किस्से तो वही हैं, बात भी वही है, ई भी वही है, क ख ग घ भी वही हैं। देखो मुहावरे तो मिलते ही हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने उनको अलग तरीके से संजोया है। अब सरगम के सुर तो साथ ही हैं, लेकिन उनकी परमुटेशन कम्बिनेशन बनाते हैं तो पता नहीं लाखों करोड़ों बन जाते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ कि भाई कम से कम किसी कवि की छाप काटना तो बहुत ही मतलब बुरा काम है। ऐसा काम तो करना ही चाहिए। और भाई मान लो कोई काट भी लेगा तो भाई यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, आज बैठ जाऊँगा तो 4-5 रागनी लिख दूँगा, 2 दिन में उनमें सुधार कर दूँगा, तो मेरे को तो फर्क पड़ना नहीं। लेकिन आदमी की अंतरात्मा ना, वो ज़रूर एक दिन सोचता है ना, जब ज़रूर मन में आती है कि यार तूने आज गलत काम कर दिया। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सर मैं सवाल करना चाहूँगा यहाँ पे, आप कभी शिकार हुए इस मामले के? छाप काटने वाला जो आपने खुद ही जिक्र किया है मैं यहाँ पे ये जिक्र करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने खुद जिक्र कर दिया तो मेरे मन में सवाल आ गया है कि जैसे कि आप कभी भी बिल्कुल आत्मा से बताना कि आप चाहे नाम मत लेना किसी का, मैं यहाँ पे आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन आत्मा से ये बताना कि आप कभी शिकार कटने वाले मामले के शिकार हुए या नहीं हुए। नहीं, मेरे के सामने तो ऐसा नहीं आया, लेकिन मैंने लोगों से सुना कि भाई ये रागनी तो आप कह रहे हो कि मेरी रागनी है, लेकिन ये तो किसी और के नाम से गाई गई है। मैंने भाई हो सकता है नए कलाकार को कोई सुनना पसंद ना करता हो, और जो पुराने कलाकार हैं उनके नाम से पैसे भी मिलते हैं गायकों को, और फिर उनको पसंद भी करते हैं। तो हो सकता है किसी ने गाई हो, लेकिन मेरे उसमें नहीं है। हाँ, कुछ रागनियाँ ऐसी थी जिनमें मैंने खुद छाप नहीं लगाई, वो मेरी थी ही नहीं एक्चुअली। क्यों लिखी मैंने थी, लेकिन मेरी थी ही नहीं, जब मैंने छाप नहीं लगाई। वो किसी की छाप लगाई हो या नहीं लगाई हो उसका मेरे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं लगाई आपने अपनी छाप उन रागनियों में? भाई उसमें तो मेन कारण तो यही था कि कलाकार सरंगारस की रागनी लिखवाते थे, और सरंगारस की भी थोड़ी सी मैंने कहा भाई मैं पोटली में बांध के तो लिख दूंगा, लेकिन पोटली खोलूँगा नहीं। वो पोटली खुलवाना चाहते थे, मैंने पोटली खोली नहीं, तो मैंने अपना नाम नहीं छापा, मैंने अपना नाम नहीं लिखा। भाई तुम काले चोर का नाम लिखो, किसी का भी लिखो, ठीक है, मेरा नाम मत लेना इसमें। तो मेरा नाम उनमें नहीं आया, इसलिए ये कारण था। वो नाम उन लोगों ने खुद ही लगाया, जिसका भी लगा? हाँ, जो भी जिसने लगाया होगा या वो कराया होगा, तो वो उन्होंने लगाया। तो फिर अब उस टाइम उम्र भी थोड़ी थी,
तो लिख भी देते थे, दिमाग में आ जाता था भाई कोई बात नहीं, चलो इसका काम चल जाएगा, इसको 2 पैसे मिल जाएंगे कलाकार को। मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं था, मैंने तो कभी आज तक किसी से कोई निका पीछा नहीं लिया है। और अभी भी जो मेरे को टेलीफोन पर भी कहता है, कई कवियों के मेरे पास रागनी आती हैं तो उनमें कोई गलतियाँ होती हैं, या मैं बताता हूँ भाई ये गलती है, इसको सुधार लो, तो कुछ तो उसी टाइम सुधार लेते हैं भाई, कुछ मानते नहीं, सुधारते नहीं, तो उनका तो मैं क्या करूँ। बाकी मैं उनको अपने एडिट करके दोबारा और उनको दोबारा भेज देता हूँ, भाई ये रागनी ऐसे देख लो, तो वो जो कि तो स्वीकार कर लेते हैं। कई कवि हैं, अब मेरा तो कुछ जाता नहीं, अगर किसी का शौक है लिखने का और उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो मेरा क्या जाता है, मैं बता देता हूँ, तो मेरे से रुका नहीं जाता। कई बार कहते हैं भाई आप क्यों लिखते हो, क्यों, क्या आपको क्या ज़रूरत पड़ी है। भाई ज़रूरत ये पड़ी है कि अगर किसी को गलत नहीं कहेंगे भाई ये गलत काम कर रहा है, तो उसको ठीक मानेगा वो, और लोग बाग उनको वाह 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 कविराज, वाह कविराज, वाह कविराज, और बाद में अगर उसमें गलती मिलती है तो फिर कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो इस करके मैं कवियों ये बताता रहता हूँ भाई इसमें ये कमी है। तो सर जैसे कि छाप काटने वाला जो अपना जिक्र चल रहा है, यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे कि एक कवि ने कोई कविता बना दी, अब बात आती है उसकी छाप कटने की। जैसे कुछ रागनियों पे तो आपने भाई खुद ही उनको मतलब नाम दिया ही नहीं, क्योंकि मतलब चलो मैं यहाँ पे आपकी जो भावना है मैं उसको समझ सकता हूँ, और शायद हमारे दर्शक भी इस बात को समझेंगे कि कई बार आदमी ये होता कि भाई किसी के दबाव में आके कुछ लिखना पड़ जाता है, लेकिन बाद में ये भी होता कि भाई इन चीज़ों पे अपना नाम आएगा तो भाई समाज क्या कहेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपने उन रागनियों पे अपना नाम नहीं दिया। जिसने भी A to Z जिसने भी दिया वो ठीक है, वो उसी की होगी, और भगवान से ये प्रार्थना है कि वो उन्हीं के नाम से चलती रहे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो छाप काटने वाला जो मामला है, ये शायद देखो हमसे भी गलतियां हुई हों, मैं भी एक रागनी कलाकार हूँ, शायद कभी हमसे भी गलतियां हुई हो जाती हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो ये छाप काटने वाला मामला है ये चलता कहाँ से है। एक कवि की छाप काटता है या गायक ही कवि की छाप काट के दूसरे की लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं, कहाँ से ये मामला शुरू होता है, आपके इस पे निजी विचार क्या हैं? भाई मेरे हिसाब से तो कवि किसी की छाप काटेगा नहीं। क्यों, जब वो सक्षम है लिखने में तो उसको क्या ज़रूरत है। हाँ, आइडिया ज़रूर ले लेते हैं, या लोकोक्ति या मुहावरा है वो तो ले लेते हैं, लेकिन कोई कवि बिल्कुल छाप नहीं काटेगा। ये काम दूसरे आदमियों का है। मेन तो जो गायक हैं, मैं तो उन्हीं की मानता हूँ कि भाई 2 पैसे के लोभ में, भाई अगर हमने उसकी छाप लगा दी तो हमें इससे पैसे मिलेंगे, उसकी छाप लगा दी तो नहीं मिलेंगे हैं, या लोग बाग हुटिंग कर देंगे, ठीक है, और फिर उनको बुलाएंगे नहीं। ये समस्या है। अभी ये तो गायकों के ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो उनकी अपने मन की माने या आयोजक की माने। कई बार तो आयोजक ये कहते हैं कि भाई ये रागनी गानी है और ये इस कवि का नाम लेना है, तो गायक क्या करे, वो तो फंस गया बेचारा। अगर वो अपना आया है, अगर नहीं गाएगा तो उसको खाली हाथ भेज देंगे। अभी इनकी कोई पेंशन तो है नहीं, तनख्वाह तो है नहीं भाई। कुछ एम्प्लॉई हैं जो नौकरी करते हैं, उनका तो उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या उन कलाकारों को है जिनकी रोजी रोटी ये है। अब वो तो ये आस देखते हैं भाई वहाँ जाएंगे हमें पैसे मिलेंगे, अगर वो उनकी नहीं गाते तो कहते हैं भाई उसको खाली हाथ भेज देते हैं। तो क्या करे वो, इनको अपना पेट पालना है, परिवार पालना है। ये बात है। बिल्कुल अच्छी बात लेखराज जी ने बताई है कि एक कवि की छाप कभी नहीं काटता। और अब कुछ सालों से एक बात और देखने को मिल रही है कि जितने भी हमारे जो कवि हुए हैं, जो पुराने कवि हुए हैं, जैसे कि नाम तो वैसे सब समझ गए होंगे भाई, दादा लक्ष्मीचंद जी हैं, मांगेराम जी हैं, चौधरी मेहर सिंह जी हैं, महाशय दयाचंद जी हैं, उधर से अपने ये धनपत सिंह जी हैं, बाजे भगत जी हैं, मुंशी राम जी हैं, ज्ञानी राम जी हैं, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे। अब एक काम शुरू हो गया कि हर कवि के नाम से एक संगठन बनने लग गए। ठीक है भाई,
कवि जो होता है, देखो मैं अपनी वो बता रहा हूँ कि कवि किसी एक परिवार का नहीं होता, किसी एक गांव का नहीं होता, किसी एक समाज का नहीं होता। वो एक, उसको एक साफ शब्दों में कहूँ तो पब्लिक प्रॉपर्टी ही बोला जाएगा। वो उस पे हर किसी का अधिकार होता है। तो मतलब ये जो मारा वाला जो शब्द आया है भाई, यो मारा, ये रागनी मारी, यो कवि मारा, इसके बारे में आप अपने निजी विचार हमारे दर्शकों के सामने रखें कि क्या कोई कवि किसी एक समाज का, एक परिवार का, एक गांव का, एक प्रदेश का होता है, या फिर ये आप इसको बवंडर कहेंगे या इसको अच्छा कहेंगे। मैं इसको गलत भी नहीं कहता, मैं आपके विचार लेना चाहता हूँ कि आपके इस बारे में क्या विचार है। भाई कवि किसी जाति का नहीं होता, वो पहले तो देश का है, फिर प्रदेश का है, फिर समाज का है। जो ये संगठन बने हुए हैं, इन्होंने कहा भाई नहीं, ये हमारा सभी, लेकिन एक सभी को दादा कहते हैं। अभी दादा तो उम्र के हिसाब से भी है, सम्मान के हिसाब से भाई, ये दादा लक्ष्मीचंद, दादा मांगेराम, दादा मेहर सिंह, दादा दयाचंद। तो अभी ये तो इनका क्या निहित स्वार्थ है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये परिपाटी एक और बात है कि जब ये इनके मन में ये आया है, जब तक हम किसी कोई सांस्कृतिक मंच किसी के नाम से नहीं बनाएंगे तो उसकी कविताई नहीं आएगी। अभी कविताई तो कविताई है, उसको तो कोई भी गा सकता है, वो छुपेगी थोड़ी। क्योंकि जब कविताई उन्हें लिख दी, एक रागनी मैंने राम वनवास में लिखी है कि जब वो शूर्पणखा खर दूषण के मरने के बाद अपने भाई रावण के पास जाती है और वो बताती है अपना दुखड़ा रोती है, ऐसे ऐसे किया। किसने वो कहता है, जिसकी मैं ना दुखिया हो फिर के जीना उस भाई का, और जिसने यूँ तेरा हाल कराया सा मैं सिर काटूँ अन्यायी का। वो लास्ट में ये कहता है कि मैंने अपना दुख, अपना कुछ भी लगा लो कि भाई मैंने इतनी बढ़िया कविताई, मैं खैर क्यों कहूँ अपने मुंह से, बढ़िया लोग बाग कहते हैं भाई इतनी कविताई की है, लेकिन इसको लोग बाग गा क्यों नहीं रहे। तो मैंने कहा कि भाई मैंने बंदे का से फर्ज काम हर सोच का करना चाहिए, और जानबूझ कर दूसरे का कदे सुख ना हरना चाहिए। करके बढ़िया काम हमें भाव सागर तरना चाहिए, और लेख राज जो सब निभावे ऐसा छंद धरना चाहिए। और कदे न कदे तक जिक्र चलेगा तेरी इस कविताई का, और तेरी इस कविताई का, जिसने यो तेरा हाल कराया सा सिर काटू अन्यायी का। भाई आज जकरा नहीं चलेगा, 5 साल में 10 साल में जकरा चलेगा ये कविताई का, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? पुरानी रागनी खत्म हो चुकी हैं, वो उनके तो बिल्कुल वो लोग बाग भी परेशान हो गए हैं। अब नई रागनी तो आएंगी, अब नई रागनियों में अब जिसका लेवल ऊंचा होगा उसको पसंद करेंगे, और एक बार शुरू हो गया ना तो फिर वो रुकेगा नहीं। ये है। तो जैसा कि बड़ी अच्छी बात आपने कही भाई, कवि एक समाज का नहीं होता। और देखिए, आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं आपके बच्चों के समान हूँ। बाकी आप लोगों को ज़्यादा पता है, समाज आपने देखा है, हर चीज़ को आप बड़ी गहराई से जानते हैं। और एक जो लेखक होता है उसको तो हर बात का पता होता ही है, उसके दिमाग में पता नहीं कितनी कल्पनाएं, कितनी चीज़ें उसके दिमाग में भरी हुई होती हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा सर, यहाँ पे देखिए, कोई भी काम जो होता है उसका नुकसान और फ़ायदा दोनों होते हैं। जो नुकसान है वो तो देखो, मैं मतलब मेरी इतनी उम्र नहीं है और मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं उन चीज़ों के, इन संगठनों के नुकसान गिनवा सकूं। वो तो मैं माफ़ी चाहूँगा उससे इस बात पर। लेकिन जो फ़ायदे हैं, जो मेरे अपने निजी विचार हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये जो संगठन जो बने हैं, जो हर कवि के जो मतलब भाई परिवार लगा लो, गांव लगा लो, समाज लगा लो, या प्रदेश लगा लो, आप जहाँ भी जो भी हमारे दर्शक लगाना चाहिए, उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज जो हमारे जैसे जो गायक हैं,
जो हमारे जैसे जो गायक हैं, मैं अपना खुद को ही उसमें लूँगा, मैं किसी का नाम दूसरे का नहीं लूँगा। हमारे जैसे जो गायक हैं वो आज किसी भी कवि की छाप काटने से डरते हैं, क्योंकि अब जो है उन कवियों का जो परिवार है, समाज है, एक गांव है, जो भी है, जो उनके चहेते हैं, वो बड़े मजबूती से आज उन चीज़ों को मतलब वो कर रहे हैं कि भाई इनकी छाप ना कटें। एक अच्छा वो कार्य कर रहे हैं उनसे भी। लेकिन अब कई बार समाज में ये हो जाते हैं कि भाई कोई कलाकार जब कई बार कहता है कि मेरे से तो भाई किसी ने ज़बरदस्ती छाप कटवा दी, मेरे से तो ज़बरदस्ती ये करके भाई फलाने कवि की छाप लगा दी, उस कवि की लगा दी। तो भाई कलाकारों से भी मेरा निवेदन है, देखिए ज़बरदस्ती कोई किसी के ऊपर नहीं कर सकता। आपसे निवेदन है कि आप हर बात को मतलब थोड़ा भाई, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ आदमी, पहले जब कैस्टा का ज़माना होया करता तो कैस्टा मंगा दिया करते, किसी ने सुना करती, किसी ने ना सुना करती। आज तो एक बार कोई चीज़ आप कहीं पे गा दो वो और अगर गलत गा दी तो बहुत जल्दी वायरल वो होगी। अगर आप सही गा रहे हो तो शायद लोगों का ध्यान उस पर ना जाए, लेकिन आप कोई गलत अगर कर रहे हैं तो एकदम से समाज की नज़र उसके ऊपर जाती है। तो दबाव किसी के ऊपर नहीं होता। और जो किसी का कई बार कहते हैं कलाकार, तो उन दबाव बनाने वालों से भी मतलब भाई कोई भी है टू जेड, किसी भी कवि के नाम से कोई भी संगठन है, कोई किसी के ऊपर कलाकार के ऊपर दबाव बना के करवाता है, देखो वो भी गलत है। कई बार वो कहते हैं ना कि भाई सच्चाई है कभी ना कभी ऊपर आती है, ठीक है। तो भाई आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक कवि के नाम से, हर कवियों के नाम से आप संगठन बना के चल रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको आज के इस ज़माने में इस तरह का मतलब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, खास करके जो हमारी रागनियाँ हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। और आज जो संगठनों की वजह से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं जगह जगह, वो एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। मेरे युवा साथी भी उन चीज़ों से जुड़ रहे हैं और अच्छी बात है। अपने जो ये कल्चर है, जो रागनी जो हमारी शैली है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। और मैं इसी बात के साथ मतलब जो अपनी बात है मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा कि भाई आप किसी के दबाव में आके किसी भी कवि की छाप ना काटें और ना ही किसी कलाकार के ऊपर दबाव बनाएं कि भाई किसी की छाप काट के किसी दूसरे की लगाएं। मतलब ऐसा ना करें तो ही इसमें हम सब की भलाई है, और कवियों की भी भलाई है, हम कलाकारों की भी भलाई है, पूरे समाज की भलाई है इस बात में। तो लेखराज जी, मैं मतलब काफ़ी लंबा जो है हमारी जो काफ़ी लंबी जो बातचीत है वो हो गई है, शायद हमारे दर्शक भी बोर हो रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक बार मतलब जैसे कि वो मैंने बताया कि भाई कोई भी आदमी कोई काम करता है तो उसका कुछ हिस्सा हमारा मनपसंद हो जाता है। जैसे कि हमारा जीवन ही है, हमारे जो आज तक का जो हमने जीवन जिया है, हमारे कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। तो आपने जो लेखनी की है, उस लेखनी में आपकी पसंदीदा कोई, देखो कवि जो लिख दिया, और मैं ये भी बताऊंगा भाई, एक कवि के लिए उसकी जो कविता होती है वो उसके बच्चों के समान होती है। जैसे किसी आदमी का बच्चे उसका नाम चलाते हैं, उसका वंश चलाते हैं, ऐसे ही एक कवि की जो भावना है अपनी कविताओं के साथ जुड़ी होती है, वो उसकी कविता उनका नाम चलाती हैं। तो जैसे कि आज तक की आपकी लेखनी में आपकी कोई फेवरेट पसंदीदा कोई बातें आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ वो करें। भाई जैसे संतान में सभी प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें अगर 1-2 नंबर लगाया जाए तो किसी का नंबर तो 1 नंबर आएगा ही, ठीक है। तो रागनी तो मैं इतनी लिखी है भाई, उनको 1-2 नंबर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं से स्टार्ट करना है तो कहीं से भी उठा लो। ये तो खांड की रोटी है, जिधर भी तोड़ोगे उधर ही मीठी निकलेगी। तो एक मैंने बहुत पुरानी 93-4 में एक रागनी लिखी थी। उस टाइम बाबरी मस्जिद और ये सीमाओं का पानी, नदियों का पानी के ऊपर और काफ़ी कुछ हल्ला हुआ था। तो एक दिन बैठे बैठे मेरे ध्यान में आ गई, तो मैंने ये लिख दिया, भाई सब प्यार से रहना चाह रहे हैं, भाईचारा, लेकिन बिगड़ा क्यों है, इसका मेन कारण क्या है। तो मेन कारण तो मेरे को ये राजनीति है ना, और वोट राजनीति या जो भी किसी कोई भी राजनीति, कुर्सी की राजनीति, मेन कारण ये है।
इस पे मैंने कलम उठाई थी कि आज भारत देश महान में क्यों बिगड़ा भाईचारा, झूठ कपट छल बेईमानी क्यों फैली सारे देश में, रिश्वत और सिफारिश चलती हर छोटे मोटे केस में, चोर लुटेरे हांडे सही दौड़ कपड़िया बेस में, ऋषि मुनियों के जन्म स्थान में आज भला आदमी आ रहा, आज भारत देश महान में क्यों बिगड़ा भाईचारा। एक तो ये था। फिर दूसरा है कि हम भेड़ चाल है हमारे में, बिल्कुल एक चल रहा है उसके पीछे क्यों जा रहा है भाई, भाई मतलब ये आगे जा रहा है ना इसके साथ चल रहा हूँ। यह अपनी अकल तक सोचे कौन है हो रे बिल्कुल अंधेश हैं, और भोली जनता पागल कर दी गिने चुने ये बंदे हैं, और सत्ता खातिर 24 घंटे करते तो गोरख धंधे हैं। ये आवे ना पहचान में ये मेकअप कर ले बारा, ऐसा लबादाउड कहेंगे कि इनको पहचान ही नहीं सकेगा भाई, अपना सब कुल चेहरा बदल देंगे। कैसे करते हैं फिर क्या करते हैं, गांव शहर और गोद के नाप है जनता ने लड़ावे ये, और सूबे और भाषा के ऊपर लोग के मन पढ़ावे ये, और जनता चाहे पड़ो बाढ़ में कुर्सी पर नजर गड़ावे ये। हम खोजा से अज्ञान में जब देते हैं नारा, आज भारत देश मान में क्यों बिगड़ा भाईचारा। फिर ऐसे होते होते तो लास्ट में है जी, कविताई का शौक पुराना था साधन मन बहलावन का, ई बैंक के अंदर करूं नौकरी टाइम मिले ना गावन का, और पर लेख राज के बाकी सहसा रागनी भजन बनावन का, और करूं हरदेवा को ध्यान रखूं हरदेवा को ध्यान में, मकड़ोली गुरुद्वारा आज भारत देश मान में क्यों बिगड़ा भाईचारा। क्या बात है, बड़ी बेहतरीन जो लेखनी है जी। और कुछ सुनाना चाहते हैं? एक और जो आजकल हमारे समाज में जो ऊपर से कुछ हैं अंदर से कुछ हैं, अगर मान लो पंचायत बैठी है फैसला होता होगा तो उंगली लगा देंगे, अरे मर गया तू तो तेज गया भाई, तो तेरे साथ मैं हूँ मत फैसला करे। तो इसके ऊपर एक लिखा था कुछ समझ ना आई रह के बढ़ गया दम जात में, ये मन के पापी करें दिखावा ऊपर तय बने धर्मी, और छोट बड़ेगी शर्म ना माने धार ली बेशर्मी, सहनशीलता खत्म हुई है छाई सब में गर्मी, और एक दूसरे ना उकसाए दे हो जाए थोड़ी नरमी, ये करेंगाई रहे जब जा बैठे पंचायत में कुछ समझ ना आई रहे के बढ़ गया दम जात में। फिर है लास्ट में है कि जी लेख राज की सा वक्त आ गया बदले सभी नज़ारे, और मौज करें से लुच्चे गुंडे ये भले आदमी हारे, एक दूसरे का बुरा करने के चक्कर में रहें सारे, और बच्चे बूढ़े जवान उम्र के ब्याह और कंवारे, ये देवें बधाई रहे पर रह मारन की घात में कुछ समझ ना आई रहे कि बढ़ गया दम जात में। ऊपर तो बधाई देंगे भाई बहुत बढ़िया बहुत, अरे साड़ा मरता क्यों ना रही हो है। तो ये है, तो ऐसे तो ख़त्म ही नहीं होगी है, इतनी अच्छी मतलब ऐसी बातें हैं। मैं जब तो जो पढ़ेंगे ना इसको तभी सही पता चलेगा, क्योंकि अब मैं कितना जल्दी गाऊंगा बताऊंगा समझ में भी नहीं आएगी। भाई अपना पढ़ो इसको विश्लेषण करो और फिर देखो। हाँ। तो भाई ये एक बार फिर से मैं दर्शकों के सामने इसको रखना चाहूँगा, गागर में सागर। आप इस किताब को ज़रूर से भी ज़रूर, जिन कलाकार साथियों के पास ये किताब पहुंची है, आपसे निवेदन है कि आप इस पे गौर करें, और जिन के पास नहीं पहुंची है वो आप इस वीडियो में आपने जब पूरी आप वीडियो देखोगे तो बीच में इसमें हमारे लेखराज जी ने अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भी बता रखा है, और वो एक बार फिर मैं लास्ट में फिर वो उस चीज़ की दोहराई करवा दूंगा कि एक बार फिर से अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको बता देंगे। तो अब एक थोड़ी सी जो एक छोटी सी नज़र है वो परिवार की तरफ भी डाल लेते हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं, अब बाद में परिवार वाले वीडियो देखेंगे तो ये सोचेंगे भी मारा तो कि तो जिक्र ही नहीं हुआ पूरे जीवन में। तो जैसे कि आपने पढ़ाई शिक्षा की, कॉलेज किया और सर्विस की, तो शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 79 में हुई थी जी। मैं नौकरी लग चुका था, 2-3 साल हो गए थे नौकरी करते, तो 79 में हुई थी। रोहतक में हुई थी मेरी शादी। संतोष कुमारी है जो मेरी धर्मपत्नी है, मेरे साथ ही हैं वो। 3 बच्चे हैं, एक लड़की है 1980 में हुई थी, एक लड़का 1985 में, दूसरा 1987 में। बड़ा लड़का यूनिवर्सिटी में MD यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट के पद पर है,
और छोटा लड़का बड़ा लड़का नीरज चौहान है, छोटा लड़का गौरव चौहान है जो हरियाणा गवर्नमेंट में लोकल ऑडिट में है, आजकल पीजीआई में कार्यरत है, पीजीआई रोहतक में। मेरे दो बहुएँ हैं, मेरे दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मेरा बड़ा लड़का 4-5 डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट है और वो पीएचडी परस्यू कर रहा है और नेट क्वालिफाई है। अब अभी तो जो नौकरी है वही कर रहा है, आगे अपना कोशिश कर रहा है वो। तो मेरी बड़ी बहू है, जो बड़े लड़के की बहू है, वो यूनिवर्सिटी में है, वो भी क्वालिफाइड है, LLB की हुई है, काफ़ी एजुकेटेड है। छोटी जो बहू है वो भी MA है, लेकिन वो घर पे ही है, अभी घर पे रहती है। तो मेरा ये पूरा परिवार है। 3 लड़कियां हैं उनके, 2 बड़े लड़के के हैं और 1 छोटे के, 3 पोतियां हैं मेरे, और हमारा बड़ा पूरा परिवार है। कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज के भगवान की दया से पेंशन आती है मेरी, उससे मेरा गुजारा हो जाता है, अपना घर में सब ठीक है। तो आप कितने भाई बहन थे? हम जी 7 भाई बहन थे, 4 बहनें थी और 3 भाई थे। तीनों भाई अभी जीवित हैं और 4 बहनों में से 2 गुजर चुकी हैं और 2 अभी हैं। चारों बहनें मेरे से बड़ी हैं। जो सबसे छोटी बहन है वो भी मेरे से 2-3 साल बड़ी है और वो वृद्धावस्था में तो चली जा ही रही हैं। बस ये भाई 3 भाई हैं मेरे। जो बड़े भाई हैं आनंद प्रकाश चौहान, पंचकुला में सेटल्ड हैं। वो पीजीआई में ट्यूटर पढ़ाते थे, पहले टेक्नीशियन थे, फिर वो टेक्निकल असिस्टेंट बने, फिर वो ट्यूटर बने। तो अब वो पंचकुला में रहते हैं। छोटा भाई सोनीपत में रहता है, वो अपना खुद का काम करता है। मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, मैं अपना यहाँ रहता हूँ। परिवार का कोई सदस्य गांव में भी रहता है? परिवार में अब कोई नहीं रहता। बड़ा भाई तो काफ़ी दिन से निकल गया था। मैं भी जो बचा कुछ मकान प्लॉट वगैरह थे, वो हमने जिनको ज़रूरत थी उनको बस नाम मात्र के पैसों में दे के, वहाँ किसी ने रहना तो है नहीं, हम चले जाते हैं कभी कभार। मैं तो 3-4 मौके पे जाता हूँ गांव में। एक तो 15 अगस्त पे गांव में जाता हूँ, झंडा फहराने जाता हूँ स्वतंत्रता दिवस पे, और वहाँ के स्कूल के बच्चों को तो मैं नगद इनाम देता हूँ। 10वीं 12वीं के बच्चों को, सभी को, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, या जितने भी हैं वो बनते हैं। और समय समय पर वर्दियाँ और जूते। मैं अपनी 1 महीने की जो मेरी पेंशन है, लगभग 45-50 हज़ार है, उससे ज़्यादा ही मैं हर साल अपने गांव के जो स्कूल है उनके बच्चों पे खर्च करता हूं और उनको मैं प्रोत्साहित करता हूं, जाता रहता हूं गांव में। कभी बच्चों को भी लेके जाते हो, जैसे छोटी छोटी पोतियां हैं उनको भी गांव में? बच्चे जाते हैं, गए हुए हैं, लेकिन वो जल्दी से कहते हैं दादी जी घर कब चलोगे, दादी जी घर कब चलोगे। लड़के जाते हैं तो लड़के भी कहते हैं मेरा डैडी मेरा टेलीफोन आ गया, डैडी मेरा टेलीफोन आ गया। तो कभी कोई से लड़के को जाता हूँ तो अब तो मैंने ये सोच लिया कि भाई जब जाना होगा तो ये 11th आवर पे कह देते हैं डैडी मैंने कहा तो वहाँ जाना है। अब मैं खुद ही जाता हूँ। भाई 2-3 मौके हैं। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है वो मनाते हैं गांव में, एक तो वहाँ जाता हूँ। एक गुरु रविदास जी का मंदिर है, उस पे जाता हूँ। भाई जितना मेरे से बनता है वहाँ सहयोग करता हूँ। और एक 15 अगस्त, और जब भी स्कूल में बच्चों को कोई ज़रूरत पड़ती है, प्रिंसिपल का टेलीफोन आ जाता है, सर जी हमें बच्चों को ये देना है, तो मैं उसी टाइम अपना जितना मेरे से बनता है मैं उतना दे के आता हूँ। और मैंने यहाँ तक कह रखा है गांव में, भाई किसी का बच्चा इंटेलिजेंट हो और पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाता तो मैं उसकी सहायता के लिए तैयार हूँ। बहुत ही एक काबिल तारीफ़ जो बात है वो सर ने बताई है। और देखिए मैंने बच्चों वाला सवाल इसलिए किया था कि जो बहुत सारे लोग हैं सर, पढ़ने लिखने के बाद अपने मतलब एक स्टैंड बनने के बाद गांव से निकल जाते हैं, और जो हमारी जो जड़ें होती हैं जो गांव में, उनसे कट जाते हैं, शहर में आके एक अलग तरह का उनका जीवन हो जाता है।
आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पता ही नहीं होता कि भाई हमारा जो पुश्तैनी गांव है वो कहाँ पे है, कहाँ से हमारी जो इस कुल की जड़ें निकली हैं, वो उन चीज़ों का आजकल बच्चों को पता नहीं होता शहर में आने के बाद। तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। और आपने जो बताया कि बच्चे जाते रहते हैं, भाई ये बड़ी अच्छी बात है। और वो एक कवि ने कहा था, मेरा नाम ध्यान नहीं है, कि भाई अपने अपने बड़का ने अपना गांव जरूर दिखाइयो रहे। तो ये शहर में रहने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई अपने जो आप किसी गांव से हैं तो अपने बच्चों को गांव में ज़रूर लेके जाएं, और जो जहाँ पे हमारी जो जड़ें होती हैं वो उनसे जुड़े रहें, तो बड़ा अच्छा जो आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी एक जो हमारे जो नेचर के साथ जो बिल्कुल गांव का जो होता है उसके साथ अगर जुड़ेंगे तो संस्कृति के साथ, हमारे कल्चर के साथ जुड़े रहेंगे, और वो कभी भी अपने जीवन में किसी अपने रास्ते से, अपने पद से वो नहीं भटकेंगे, ये हमारा मानना है। तो सर मैं यहाँ पे इन्हीं बातों के साथ मैं एक छोटे छोटे 2 सवाल और आपसे करूँगा। पहला सवाल है मेरा कि आप एक कवि हैं, और एक कवि हैं तो गायकों के साथ जुड़ाव एक भाई स्वाभाविक है। तो आपका फेवरेट गायक हरियाणा का जो रागनी गाने वाला, हरियाणवी रागनी गायक, आपका पसंदीदा किसी एक हमारे गायक का, कलाकार साथी का नाम आप लेना चाहते हैं, जो आपका बिल्कुल बिल्कुल आपको उनको सुनने के बाद दिल ये कहे कि भाई मज़ा आ गया? वैसे तो सारे गायक ही पसंद हैं भाई, जैसा भी जिसका लेवल है, गला है या लेवल है, वो अपने कोई कसर तो नहीं छोड़ता। लेकिन सबसे फेवरेट तो मैं राजेंद्र खरकिया को ही मानता हूँ। मैं आजकल वैसे अगर एक का नाम लेना है तो राजेंद्र खरकिया है, बाकी तो कई हैं। और जैसे कि आप कवि हैं तो कोई कवि भी आपका फेवरेट होगा, कोई किसी एक कवि का, पुराने का या नए का, जिनकी आपने देखो अपनी लेखनी तो अच्छी, भाई हर किसी को, जैसे भाई आपकी लेखनी बड़ी बेहतरीन है, मैंने जो किताब जो आपकी देखी है, और आप चाहे अपनी प्रशंसा करें या ना करें, लेकिन जो इस किताब को पढ़ेगा वो प्रशंसा ज़रूर करेगा। तो लेकिन आप एक बार अपनी जो कविता है उससे नज़र हटा के, आपने क्या लिखा ना लिखा उस चीज़ से दूर हटके, कोई भी एक ऐसा कवि जिसकी कविता मतलब आपको ये लगता हो कि भाई हाँ ये लिखता है कुछ वाक्य में। वैसे तो सारे कवि अच्छे हैं, अच्छे थे, लेकिन सबसे जो मेरे को सबसे बढ़िया कवि चंद्रलाल बादी लगा, क्योंकि उन्होंने नई नई तर्जों पे भी गाया, और उनकी कविताएं में गलतियां भी बहुत कम हैं तो, लेकिन बहुत कम हैं, नगण्य है वो। और नगण्य वो कमियां इसलिए नहीं हैं कि जो दौर था उस टाइम लिखने का वो ढर्रा ही ऐसा था भाई, जैसे करे मरे सरे के साथ घरे लिख दिया, ठीक है, करगी मरगी तरगी के साथ उसने घिरगी लिख दिया, ठीक है। तो ये कमियां तो लगभग हर एक उसमें है, लेकिन सबसे जो बढ़िया कविता है मेरे को धनपत सिंह की लगी, चंद्रबादी की सबसे लगी, उसके बाद धनपत सिंह, और फिर जो मांगेराम जी का नाम आता है तो वो उनको भी मतलब काफ़ी पसंद करता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ कवि को, क्यों, उसका कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं मैं उनकी राह पे न चला जाऊं और मेरी कविताएं खराब न हो जाए। मैं इसलिए उनको पढ़ना शुरू किया, लेकिन बीच में छोड़ दिया। बड़ी अच्छी बात है जो आपने कहा कि भाई उन कवियों को आप इसलिए नहीं पढ़ते कि कहीं आपकी सोच उनसे ना मिल जाए और बाद में लोगों को ये लगे कि भाई ये तो नकल है। ये हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। एक कवि के जो है इस तरह के विचार होने चाहिए, तभी वो कुछ अलग हटके और कुछ नया लिख सकता है।
तो सर लास्ट में जो हमारे जो हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल के जो दर्शक हैं उनको आप अपने दो शब्द कहें, अपने जो आपके विचार हैं, कोई संदेश है आप देना चाहते हैं, और साथ साथ जो हमारे हरियाणवी गायक हैं उनको भी आप कोई संदेश, अपना मैसेज इस चैनल के माध्यम से आप देना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं दर्शकों से तो मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई इस हरियाणा 1008 चैनल को, कोई तो कहता 4 चांद लगाओ, इसके 5 चांद लगा दो, ठीक है। और एक में जो गायक कलाकार हैं आजकल, भाई वो किसी कवि से मत बंधो, जो अच्छी बात लगे उसको गाओ, ठीक है। क्यों देर सवेर पुरानी कविताएं तो खत्म हो जाएंगी, वो तो खत्म ही हो चुकी, लोग बाग भी पसंद नहीं करते सुनना। भाई नई कविताएं में देखो, अगर हमारी बात में दम है तो उसको गाओ, और कोई कमी है तो हमें बताओ, हम दूर करेंगे। या और किसी की कोई तरज है, या किसी किस्से में मौके की बात है, या कोई चेतावनी या शब्द, कोई उपदेश है, वो उसके ऊपर लिखवाना हो तो वो मेरे से संपर्क करें। मेरे को चाहे वो अपनी तरज गुनगुना के और विषय लिख के व्हाट्सएप कर दें, या अगर आ सकें तो आ जाएं, और तुरंत रागनी तो तुरंत बन जाती है, आध घंटे में बना देता हूँ, आध घंटे में उसका सुधार हो जाता है, और उसको गा के और छोटे मोटे मात्रा वगैरह कोई चीज़ इधर कमी रहती है पूरी हो जाती है। समय नहीं मिलता तो मेरे को बता दो, मैं उसको करके और गा के और व्हाट्सएप करके उनको भेज दूंगा। और कोई कमी हो तो फिर बता दो, मैं किसी से कोई दूर नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि अभी भी आते रहते हैं मेरे पास, अभी भी मैं करता रहता हूँ। जब भी समय मिलता है तुरंत बाद उसको मैं ठीक करके और भेज देता हूँ। तो सर मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर है वो एक बार फिर से उनको रिपीट करें। मेरा एक नंबर ही है 9466 280029, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा नंबर है। मकान नंबर मेरा 1259 सेक्टर 1 रोहतक है। जिसको कोई भी किसी तरह की मेरे से जो मदद चाहिए, किसी भी तरह की, वो मैं तैयार हूँ। आप अब फिलहाल कहीं पे कोई सर्विस एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं या फिर बिल्कुल फ्री टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, अब तो बिल्कुल फ्री हूँ, मैं घर पे रहता हूँ। बस कहीं वहीं जाता हूँ जहाँ मेरे बगैर काम नहीं चलेगा, नहीं तो मैं बाहर नहीं जाता, बस ये है। और नौकरी तो बहुत कर ली, अब तो शांति का मौसम, वो मौका आया है, भाई शांति से गुजर जाएं, तो यही गुजारिश है भगवान से। तो भाई आपसे जो निवेदन है मेरा, एक बार फिर से सभी कलाकार साथियों से, जिस भी भाई ने ये किताबें पढ़ी है वो इस पर एक बार बड़े अच्छे से उस पर गौर करें। जिस कलाकार साथी के पास किताब नहीं पहुंची है तो आप को जो मोबाइल नंबर बता दिए गए हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। लेखराज जी बिल्कुल हमेशा आपकी सेवा के लिए आपको तैयार मिलेंगे, आप घर पे आ सकते हैं। और जिस भी तरह की आप कविताएं, देखो गलत नहीं, बिल्कुल कोई भी कलाकार ये सोचे कि भाई कुछ मैं रोमांटिक लिखवाऊँ या ऐसा, यहाँ पे वो दुकान नहीं है। बिल्कुल एक अच्छी और सभ्यता से बिल्कुल भरपूर जो लेखनी है वो आपको मिलेगी, और हर चीज़ मर्यादा में मिलेगी। तो इसी तरह की बातों के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में अगर मेरे से कोई सवाल, कोई गलत हो गया हो या कोई गलत शब्द हमारे मुख से निकल गया हो तो मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों से और हमारे लेखराज चौहान जी से, सभी से मैं एक बार फिर से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा। और आज जो हमें इतना समय दिया है हमारे लेखराज जी ने, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और सभी दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि आप इन तरह की चीज़ों को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें। और भाई आपकी नज़र में कोई कवि आप जिनको जानते हैं, आपके क्लोज हो, फैमिली में हो या और कोई रिलेटिव हो आपके गांव में हो, आप ये चाहते हैं कि वो हम अपने चैनल पे उनको लेके आएँ, हमारे दर्शकों से उनको रूबरू करवाएं, तो आप जो मेरा मोबाइल नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 97 281 95 772। ये मेरा मोबाइल नंबर है। 24 घंटे आप लोगों की सेवा में उपलब्ध रहता है, बिल्कुल ऑन रहता है। आप रात के 12 बजे भी आप कॉल करोगे तो आपकी कॉल अटेंड की जाएगी। मैं एक बार चाहूँगा लेखराज जी से कि एक बार हमारे दर्शकों को एक मीठी सी राम राम। राम 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 जी, बहुत
तो भाई मेरी तरफ से भी आप सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। एक बार फिर से हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल के किसी अगले एपिसोड में मैं फिर किसी महान शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।